हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था खंड पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले समय में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम या फिर महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उन पर किस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं या फिर उन खबरों के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। संभावना हो सकती है कि परीक्षाओं में वे सूचनाएं हमारे सामने आ जाएं या फिर उनसे संबंधित कोई प्रश्न हमारे सामने आ जाए। तो आज हम इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत चौथे सेगमेंट को यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत इस खबर से करते हैं। खबर क्या है? डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है बीते समय में। क्यों चर्चा में रहा है, इससे किस तरह की बातें हमें समझनी चाहिए, इसको देखते हैं। तो सेबी द्वारा एक साल के लिए 7 कृषि वस्तुओं की डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया गया था। किसने लगाया था बैन? सेबी ने लगाया था। एक साल के लिए कृषि वस्तुओं की डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर बैन। कौन कौन सी कृषि वस्तुएं शामिल थी इसमें? चना, गेहूं, धान, केवल बासमती राइस को छोड़ करके, बासमती चावल को छोड़ करके, सोयाबीन, सरसों दाना, क्रूड पाम ऑयल और मूंग। ये 7 कृषि उत्पाद थे जिसके अंतर्गत इन उत्पादों की डेरिवेटिव ट्रेडिंग को रोका गया था। क्या होती है डेरिवेटिव ट्रेडिंग, अभी हम बात करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर इनकी ट्रेडिंग की जा रही थी उसका भी नाम एक बार जान लीजिए, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या कारण थे इनको समझें। तो भारत के कुछ हिस्सों में फर्टिलाइजर्स की कमी देखी जा रही थी, जिसकी वजह से आने वाले समय में कीमतें प्रभावित होने की संभावना थी। तो रबी की फसल का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होने की भी संभावना थी, क्योंकि फर्टिलाइजर्स की दिक्कत थी। तो भविष्य के व्यापार को बैन करके सरकार ने उत्पादन ना बढ़ने पर बाजार को किसी भी मूल्य झटके से बचाने का काम किया है। ये लाइन महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि सरकार ने ऐसा आखिरकार क्यों किया। क्योंकि अगर उत्पादन में गिरावट आती है तो बाजार के अंतर्गत जो आपूर्ति पक्ष है वह प्रभावित होगा। आपूर्ति पक्ष के प्रभावित होने से संभावित रूप से कीमतें बढ़ सकती थी। इसलिए सरकार ने ऐसा किया कि इसकी जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग थी उसको रोक दिया। डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच एक समझौता कर लिया जाए। समझौता किस चीज का किया जाए? कि वे भविष्य में आने वाली किसी तारीख पर किसी खास वस्तु की या फिर किसी खास चीज की एक तरीके से उसका व्यापार करेंगे। मान लीजिए आज 13 मई है और ये वायदा कर लिया गया कि आने वाले 15 जून के दिन, 15 जून को व्यापार के आधार पर, यानी बाजार में उसकी कीमत कुछ भी हो, लेकिन जो व्यापार किया जाएगा एक खास तय कीमत के आधार पर ही किया जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग का एक आधार हो सकता है। तो जब 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच में एक समझौता कर लिया जाए कि एक खास समय पर, एक खास तिथि को वे एक निश्चित कीमत पर उस चीज का व्यापार या फिर लेन देन करेंगे, तो वे सभी समझौते इसके अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को शामिल कर सकते हैं हम? बॉन्ड्स को शामिल कर सकते हैं, करेंसी को शामिल कर सकते हैं, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट इसमें शामिल हो सकते हैं, स्टॉक्स शामिल हो सकते हैं। तो इन सभी को जो वायदे के आधार पर इस तरह की जो बिक्री खरीद की जाती है वे शामिल हो सकती हैं। इसका मूल्य एक सहमत अंतर्निहित वित्तीय परिसंपत्ति पर आधारित होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका आसान सा मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी भी वस्तु या फिर किसी बॉन्ड की अगर किसी बिक्री पर कोई बात तय होती है, कोई सहमति तय होती है, तो उसकी जो कीमत है वो क्या कीमत होगी? मान लीजिए अगर हम क्रूड ऑयल को एक उदाहरण के रूप में लें, तो क्रूड ऑयल की जो बाजार कीमत होगी वही उसकी अंतर्निहित कीमत मानी जाएगी उस व्यापार के अंतर्गत किए जाने वाले वायदे की। तो ये डेरिवेटिव्स के अंतर्गत इस तरह की ट्रेडिंग को शामिल किया जाता है। अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स किस किस तरह की होती हैं, उसके कुछ प्रमुख प्रकारों को यहाँ पर दिया गया है जिन्हें हम समझ लें। हो सकता है उन प्रकारों के आधार पर भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। तो पहला है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, यानी फॉरवर्ड अलग है, इसी तरह है फ्यूचर। इन दोनों को अगर देखें तो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के अंतर्गत जो बात समझनी चाहिए वो यह है, यह एक वित्तीय समझौता है। जाहिर सी बात है कि वित्त का हस्तांतरण किया जाएगा किसी भी वस्तु या फिर किसी तरह के बॉन्ड या फिर अन्य किसी चीज को यहाँ पर जब तय किया गया होगा खरीद या बिक्री के लिए, उसके आधार पर तो वित्त उसमें शामिल है, लेन देन शामिल है। इसलिए एक वित्तीय समझौता है जो खरीदार को पूर्व में निर्धारित मूल्य पर भविष्य में परिसंपत्ति खरीदने के लिए बाध्य करता है। ये बहुत प्रमुख बात है यहाँ पर जानने की कि बाध्यकारी है कि जिस कीमत पर वह समझौता किया गया है भविष्य में वह कीमत बनी रहनी चाहिए। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर लगभग दोनों एक ही प्रकृति के होते हैं।
थोड़ी जो अलग प्रकृति का है वो है ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या कहता है, जैसा नाम से ही समझ में आता है कि खरीदार को पूर्व निर्धारित मूल्य पर परिसंपत्ति को खरीदने के लिए बाध्य नहीं करता है, बल्कि केवल उसकी खरीद का अधिकार देता है। यानी बाध्यकारी नहीं है कि आपको उसी कीमत पर ही खरीदना है, बल्कि आपके पास एक अधिकार है कि आप उसको ले सकते हैं। अगला है स्वैप। ये क्या है, ये डेरिवेटिव व्यापार है जो दोनों पक्षों के बीच नगद के हस्तांतरण से संबंधित है और उसको संभव बनाता है। कुछ बेसिक बातें हैं इससे जुड़ी हुई। अब यह माना जाता है कि जो डेरिवेटिव है वे वित्तीय बाजार की दक्षता को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, दक्षता वाली बात को अगर हम समझे तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चीज को खरीदना चाह रहा है, उसको नहीं पता कि आने वाले समय में उसकी कीमत क्या होने वाली है, तो वह उस उतार या चढ़ाव से बचने के लिए उसकी ट्रेडिंग से संबंधित या फिर उसको खरीद से संबंधित जो वायदा है आज की डेट में कर लेगा किसी भी दूसरे पार्टी से। तो जो वित्तीय बाजार है उसकी दक्षता बढ़ रही है कि आने वाले समय में हो सकता वहां पर उतार चढ़ाव कोई आता और उस खास समय में वह व्यक्ति उस चीज को खरीदने में सक्षम ना हो पाता। तो एक विकल्प मिल गया उसको कि वह इस तरह की जो एक सुविधा है इसका लाभ उठा सके और उस वस्तु को आज ही खरीदने की स्थिति में जा सके। डेरिवेटिव किसी संगठन को अनुपलब्ध परिसंपत्ति या बाजार तक पहुंच देने में मदद कर सकता है, यानी किसी अन्य तरह के जो वायदे हैं वो आने वाले समय में जो ट्रेडिंग की जाएगी उसका लाभ सुनिश्चित करते हैं, और आज अगर वह उपलब्ध नहीं है तो आने वाले समय में जब वह उपलब्ध होगी उस समय के आधार पर भी ट्रेडिंग की जा सकती है। अब हमने बात की थी इसमें नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज की, जो एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत इस तरह की ट्रेडिंग संभव हो पाती है। तो NCDEX भारत में एक ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज है और इसकी खास बात यह है कि ये प्रमुख रूप से कृषि वस्तुओं से संबंधित है, यानी कृषि वस्तुओं का अगर ट्रेड किया जाएगा तो वो NCDEX के अंतर्गत ही किया जाता है, यानी प्रमुख रूप से ये इससे संबंधित है। और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इस तारीख को यानी 23 अप्रैल 2003 को स्थापित किया गया था। ठीक, तो कुछ अन्य बातें जैसे कि कुछ भारतीय वित्तीय संस्थाओं जैसे ICICI बैंक लिमिटेड को भारत के अंतर्गत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड और अन्य के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से 25 कृषि वस्तुओं के समझौते शामिल हैं। इसके अलावा NCDEX एक स्वतंत्र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। ये कुछ प्रमुख बातें थी इस खबर से संबंधित। एक सवाल देख लें कि अगर इस न्यूज़ से कोई सवाल आता है प्रैक्टिस के लिए तो आपको पता हो कि किस तरह से लाइंस स्टेटमेंट के रूप में पूछी जा सकती हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि डेरिवेटिव दो या अधिक पक्षों के मध्य एक समझौता है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑप्शन डेरिवेटिव खरीदार को पूर्व में निर्धारित मूल्य पर भविष्य में परिसंपत्ति खरीदने के लिए बाध्य करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से सही है या सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आज के इस डिस्कशन में हम जिन जिन सवालों को यहाँ पर आपसे शेयर करेंगे आपको कमेंट सेक्शन में उस सवाल को और उससे संबंधित उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। यानी आप लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर ये है। इसी तरह आने वाली खबरों में भी आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगला है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। क्या कहता है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड? तो ये खबरों में क्यों था? खबरों में इसलिए था क्योंकि बजट घोषणा जब इस बार की गई थी तो उसमें इसकी चर्चा की गई थी, यानी हरित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव दिया गया था। हरित बुनियादी ढांचा यानी कि हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करते हैं। हरित एनर्जी हो सकती है या फिर जो भी हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, उसमें कैसे इसको जोड़ा जाए, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, इस संबंध में ऐसी घोषणा की गई थी। तो इसमें इससे जो प्राप्त होने वाली आय है उसको सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में मदद करती हैं। यानी ऐसी परियोजनाओं के लिए इस धन का खर्च किया जाएगा जो हरित तकनीकों से संबंधित है या फिर देश के अंतर्गत रिन्यूएबल सोर्सेस को बढ़ावा देती है। ठीक, इसके अलावा चूंकि बॉन्ड है इसलिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि बॉन्ड जब जारी किया जाता है तो एक तरह की ऋण संपत्ति होती है, ऋण पत्र होते हैं जो सरकार जारी करती है और जो निवेशक हैं उस बॉन्ड में निवेश करते हैं, उस बॉन्ड को खरीदते हैं और बदले में कुछ जो एक तरीके से इंटरेस्ट कह सकते हैं वो प्राप्त करते हैं, कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। अलग अलग हिसाब से बॉन्ड होते हैं लेकिन ये जो बॉन्ड है ये ग्रीन बॉन्ड है। नाम से पता चलता है ग्रीन बॉन्ड है, तो ग्रीन बॉन्ड का मतलब है कि इस बॉन्ड के अंतर्गत
जो भी आय प्राप्त होगी वह खर्च की जाएगी हरित योजनाओं में। क्योंकि भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हम प्राप्त करेंगे। भारत ने ऐसी प्रतिबद्धता अभी जाहिर की थी, COP26 की बैठक में भी ऐसी कई सारी बातें निकल करके आई थी। ठीक, चूंकि हम इकोनॉमी सेक्शन कवर कर रहे हैं तो हम इसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। अब जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं उनका मेन यूज कहाँ पर होगा, कहाँ पर उसका उपयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में है, नवीकरणीय ऊर्जा, एनर्जी एफिशिएंसी, कैसे हम ऊर्जा की दक्षता को बढ़ा सकें, किस तरह के घरों का निर्माण करें, किस तरह के उपकरणों को लगाएं ताकि वे कम से कम ऊर्जा की खपत कर सकें और अधिक से अधिक हमारे लिए उत्पादक हो सकें। इसके अलावा क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की भी बात आती है और रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात आती है, यानी कैसे हम एक सतत या संधारणीय रूप से कचरे का प्रबंधन करते हैं, जिम्मेदाराना तरीके से कचरे का इंतजाम करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और बात देखें कि ग्रीन बॉन्ड है क्या, कौन जारी करता है, तो कंपनियां, देशों और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से ऐसी परियोजनाओं को निधि यानी कि धन देने के लिए जारी किए जाते हैं जिनमें सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ होते हैं। यानी इसमें ये बात निहित होगी कि इनका जो उद्देश्य है इस धन का, इस लाभ का, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो हमारे लक्ष्य हैं या फिर पर्यावरण के लिए जो बेहतर विकल्प हो सकते हैं उनको अपनाए जाने में ही उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इससे निवेशकों को निश्चित आय का भुगतान तो होता ही है, क्योंकि एक बॉन्ड के रूप में इसको लाया गया है। इसके अलावा इस तरह के ग्रीन बॉन्ड यूरोपीय निवेश बैंक और वर्ल्ड बैंक ने 2007 में लॉन्च किए थे, इसकी शुरुआत वहां से दिखाई देती है। तो सरकारों और नियामकों की जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता को ये दर्शाते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे इसके क्या लाभ हो सकते हैं, एक बात और समझिएगा कि हम यहाँ पर डिस्कशन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आगे चलकर आपको मेंस के यदि उत्तर लिखते हैं उसमें भी कारगर हो सकती है, उसमें भी काम आए। यानी जो पॉइंट्स हैं वो आप वहाँ पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आपके दिमाग में वो बने रहते हैं। ठीक, तो सरकार और जो भी रेगुलेटर्स हैं उनकी प्रतिबद्धता भी जाहिर हो रही है कि उन्होंने जो प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है, जो वादे किए हैं, कैसे वो उनको पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा घरेलू बाजार के विकास में भी सहायक है, कैसे डेवलपमेंट हो सकेगा। जब एक बड़ा फंड आएगा रिन्यूएबल सोर्सेस में खर्च करने के लिए, पर्यावरणीय सक्षम या फिर पर्यावरणीय हितैषी जो उत्पाद है उनके लिए आएगा, तो एक डेवलपमेंट भी होगा। इसके अलावा संस्थागत निवेशकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और इसके अलावा जो स्थानीय जारीकर्ता होंगे उनके लिए भी एक तरह से बेंचमार्क मूल्य का निर्धारण करेगा कि जब किसी निश्चित कीमत पर इस तरह के बॉन्ड जारी होंगे तो जो स्थानीय स्तर पर भी लोग होंगे, सरकार के द्वारा ऐसे बॉन्ड जारी किए जाने के बाद जो स्थानीय लोग होंगे उनको भी ये बात पता होगी, स्थानीय जारीकर्ताओं को पता होगी कि क्या कीमत उसकी चल रही है, तो एक कीमत का निर्धारण भी इससे हो सकेगा। चलिए अगला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बाद देखते हैं सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या है, कौन देता है, भारत की क्या स्थिति बताई गई थी। तो पिछले साल ये रेटिंग आई थी, तो रेटिंग एजेंसी कौन सी थी, मूडीज। मूडीज ने भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक यानी कि नेगेटिव से स्थिर यानी स्टेबल में बदल दिया था और भारत की जो रेटिंग रखी थी वो रखी थी BAA3 के अंतर्गत। हालांकि इसके पहले जो भारत की रेटिंग थी वो BAA2 थी, उसको डाउनग्रेड किया गया था BAA3 और इसमें इसको बरकरार रखा था। यानी कि BAA3 जो रेटिंग है वो सबसे कम निवेश ग्रेड मानी जाती है, यानी कि एक ऐसा देश होगा जिसकी BAA3 रेटिंग होगी, ऐसा देश माना जाएगा जहां पर बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर संभावना है कि निवेश किया जाना चाहिए। यानी इनके मुताबिक केवल इतना ही ये सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ एकदम निचले स्तर पर इनकी तरफ से अनुशंसा है कि निवेश किया जाए, जो कि जंक स्टेटस से केवल एक पायदान ऊपर है। अभी हम इसका चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बात कहने की कोशिश की जा रही है। तो किसी देश या संप्रभु इकाई की साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन एक तरह से इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे आप और हम अक्सर इस बात को सुनते हैं कि किसी अगर व्यक्ति के आर्थिक स्तर पर जो रेटिंग निकाली जाती है, अगर वो सिबिल स्कोर की बात हो या फिर कोई क्रेडिट स्कोर हो या फिर और भी संस्थाएं इस तरह की रेटिंग देती हैं जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति ऋण ले सकता है, वो रेटिंग कई तरह से उसके वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति में सहायक होती है। इसी तरह किसी भी देश या फिर बड़ी इकाई की भी क्रेडिट रेटिंग की जाती है। तो देश के स्तर पर जो व्यक्ति हैं उनके लिए कई तरह के नाम हो सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, और इसी तरह देशों के स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे नाम हो सकते हैं, अभी हम उनके नाम देखेंगे। तो इसी तरह किसी देश या संप्रभु इकाई कोई
साख का एक तरह से स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है, जिसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर जो निवेशक हैं वो इस बात को देखते हैं कि उस देश के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रता है, कितनी राजनीतिक स्थिरता है, वह देश कितना अपने द्वारा लिए गए ऋणों के अंतर्गत ब्याज का भुगतान कर रहा है, कितने समय में कर रहा है। तो ये कुछ पैमाने होते हैं जिसके आधार पर देशों को रेटिंग दी जाती है। तो निवेशकों को किसी भी राजनीतिक जोखिम सहित किसी विशेष देश के ऋण में निवेश से जुड़े जोखिम के स्तर की जानकारी मिलती है। जैसा हमने डिस्कस किया कि जो देश ने ऋण लिए हैं वह देश उस ऋण का कितना ब्याज चुका पा रहा है, क्या उसकी वित्तीय स्थिरता है, कितनी उसके अंतर्गत राजनीतिक स्थिरता है, क्योंकि सरकार बदल जाएगी तो उसके आधार पर नए नियम आ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें किसी भी देश को मिलने वाले ऋण को प्रभावित करती हैं। अब क्यों ऐसी रेटिंग का क्या लाभ है? क्योंकि जब विदेशी ऋण बाजारों में बॉन्ड जारी किए जाते हैं तो निवेशक कितना उसमें निवेश करेंगे, ये इस तरह की रेटिंग से काफ़ी ज़्यादा तय होता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आकर्षित करती हैं ऐसी रेटिंग्स, यानी जो FDI आने वाला है किसी देश के अंतर्गत वह भी इस रेटिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि निवेशक को इतनी जानकारी तो है नहीं कि देश के अंतर्गत जाकर वो एक तरह से सर्वे करता रहे, एक एक संस्था को देखे, और इतनी ना उसके पास जानकारी है, ना समय है, ना इतना वो महत्व दे पाएगा। तो रेटिंग एजेंसी है, उसने रेटिंग दे दी है, विश्वसनीय है तो उसको मान लिया जाता है। तो देश के अनुरोध पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग देने के लिए आर्थिक और राजनीतिक वातावरण का मूल्यांकन किया जाता है। अभी हम बात कर रहे थे मूडीज की, तो मूडीज की जो रेटिंग है Baa3 या उच्चतर रेटिंग को निवेश ग्रेड का माना जाता है। इसी तरह S&P जो है उन देशों को BBB- या उच्च रेटिंग देता है जिन्हें वह निवेश ग्रेड का मानता है। देखिए इसको आसान कर लेते हैं। तो ये एक रेटिंग का चार्ट दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड दिया हुआ है यहाँ पर, और रेटिंग एजेंसीज के नाम है। प्रमुख रूप से मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच का नाम दिया गया है। इस पर चर्चा करना चूंकि प्रश्न जरूरी नहीं है बने, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी समझना जरूरी है कि किस हिसाब से रेटिंग्स दी जाती हैं। तो इनकी जो सबसे बेहतरीन रेटिंग मानी जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट, वो होती है AAA। इसकी भी AAA और इसकी भी AAA, इसी क्रम में ये डाउनग्रेड की गई है। भारत अभी आ गया है यहाँ पर। इसी तरह अगर ये रेटिंग देंगे तो BBB-, ये रेटिंग देंगे तो BBB-। मूडीज की रेटिंग की हम बात कर रहे थे तो वो थी ये Baa3। उसके बाद जो ग्रेड आएगा वो आएगा नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जिसमें Ba1 या फिर अन्य कैटेगरीज होती हैं, जिसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद में जो तीसरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ग्रेड आता है वो आता है वीकेस्ट, यानी बहुत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर स्तर पर। तो भारत अभी Baa3 पर यहाँ पर मौजूद है। बात करें रेटिंग एजेंसीज की, तो रेटिंग एजेंसी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनियों और सरकारी संस्थाओं की वित्तीय ताकत का आकलन करती है। वही बात कि कितनी वित्तीय स्थिरता वहां पर मौजूद है। विशेष रूप से उनके ऋणों पर मूलधन और ब्याज भुगतान को पूरा करने की जो क्षमता है उसको देखती है। कौन कौन सी हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज? एक है फिच रेटिंग्स, प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस। तीसरी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। तो ये जो तीनों संस्थाएं हैं ये विश्व के अंतर्गत जो रेटिंग कारोबार है उस पर लगभग 95% का नियंत्रण रखती हैं। ठीक, भारत के अंतर्गत अगर देखें तो भारत के अंतर्गत सेबी के तहत जो पंजीकृत 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उसमें कौन कौन सी हैं? क्रिसिल, ICRA, इक्रा कह सकते हैं, केयर, SMERA, फिच रेटिंग इंडिया और ब्रिक वर्क रेटिंग यानी BWR। ये कुछ प्रमुख नाम है भारत के तहत। ठीक, चलिए अगली योजना है डेयरी सहकार योजना। डेयरी सहकार जैसा नाम से पता चल रहा है डेयरी से संबंधित कोई योजना है। क्या क्या कहा गया है उसको देखते हैं, क्योंकि गृह मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री द्वारा गुजरात के आणंद में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई थी। ये खबर है जिसके आधार पर हम आगे अभी विश्लेषण देखेंगे। क्यों इसका जो आयोजन था किसने किया था? अमूल के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में अमूल के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना, और जो इसकी टैगलाइन दी गई थी सहयोग से समृद्धि की ओर। एक विजन है सहयोग करके हम कैसे आगे बढ़ सके, जिसका एक मॉडल है अमूल। सहकारी समितियों का नाम आप जानते ही हैं, हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का भी गठन किया गया है। तो सहकारी समितियों का मतलब हुआ
कि सहयोग करके जो कई सारे वर्ग हैं वो आपस में जुड़ करके कोई अच्छा उत्पादन कर सके और प्रोडक्टिविटी ला सकें। क्योंकि एक एक व्यक्ति उत्पादन करेगा, उसको अलग अलग स्तर पर बेचेगा, तो वो इतना लाभ नहीं कमा पाएगा। जैसे एक बड़ी कंपनी की अगर हम बात करें, किसी बड़ी कंपनी को जब हम देखते हैं तो उनका उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, तो उनके पास संसाधनों की उपलब्धता ज़्यादा होती है। यही एक कॉन्सेप्ट है सहकारी समितियों का। तो उसी को हम कैसे बढ़ावा दें, डेयरी क्षेत्र के अंतर्गत जो सहकार समितियां हैं उससे रिलेटेड ये योजना है। तो इस योजना को सरकार से कुल 5,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद है। सरकार का इस तरफ बहुत ज़्यादा रुझान इस बार बढ़ा है। एक मंत्रालय का गठन अपने आप में इस बात को बताता है कि सरकार इस क्षेत्र में फोकस कर रही है। तो सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। और NCDC क्या करेगा, पात्र सहकारी समितियों को गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। सिंपल सी बात है, जब तक उनके पास फंड नहीं होगा तो वे किस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगी या फिर आगे संचालन कर पाएंगी। ठीक, इसके अंतर्गत जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको एक बार देख लें, किस किस चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। जैसे पहला है पशुधन विकास, दूध की खरीद, प्रसंस्करण यानी कैसे उसे प्रोसेस किया जाएगा, उसकी गुणवत्ता, उसका मूल्य संवर्धन यानी उसकी वैल्यू एडिशन करना। इसके अलावा उसकी ब्रांडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, पैकेजिंग महत्वपूर्ण है, उसकी मार्केटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, दुग्ध उत्पादों का परिवहन कैसे किया जाएगा, कैसे ले जाएंगे, कैसे उनको स्टोर करेंगे, और डेयरी उत्पादों आदि का निर्यात, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन सभी को बढ़ावा देना यहाँ पर प्रमुख मकसद रखा गया है। तो देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के जो मौजूदा प्रयास किए जा रहे हैं उसकी पूरक के रूप में यह योजना लाई गई है कि वैसे भी कई सारे क्षेत्रों में कई तरह से डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास चलाए जा रहे हैं। ऐसे में कैसे उनको फंडिंग और उपलब्ध करा दी जाए ताकि वे तेजी से विकास कर सकें। तो किसानों की आय को दोगुना करना ये भी एक लक्ष्य है, इसमें सहायता मिलेगी। और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हमारे कदम, इससे भी ये चीज़ हम जोड़ करके देख सकते हैं। अब एक सवाल इससे क्या बन सकता है, इसको देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, डेयरी सहकार योजना सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC द्वारा लागू की जाएगी। अगला स्टेटमेंट कहता है कि डेयरी सहकार योजना से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आपको जवाब देना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। चलिए अगली योजना क्या है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या कहता है, ये क्यों लाया गया है, क्या बला है ये। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि कोरोना के दौर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खासा प्रभावित रहा था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई थी। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था जिसमें गिरावट थी, सर्वाधिक गिरावटों में से एक, और अगला था पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जिसकी रिकवरी धीमी रही थी। तो ये जो इंडेक्स आया था परचेजिंग मैनेजर्स का इंडेक्स, इसने जुलाई में 55.3 के मुकाबले, ये पिछले साल की बात है 2021 की, इसके मुकाबले अगस्त में जो पॉइंट थे वो 52.3 की गिरावट देखी गई थी। अच्छा, जो रिकवरी थी, रिकवरी में गिरावट के लिए इनपुट कॉस्ट का बढ़ना और कोविड-19 बड़ी वजहें बताई गई थी। यानी कि अभी तो ये फिर भी काफ़ी ठीक हो गया है अप्रैल 2022 के मुकाबले। अप्रैल 2022 में इसमें काफ़ी सुधार आया था। अप्रैल 2021 का अगर आंकड़ा देखें तो ये लगभग 49 के नीचे, 49 पॉइंट के नीचे चला गया था। ये पॉइंट्स क्या हैं इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, अब इसमें सुधार हो रहा है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बिजनेस एक्टिविटी का पता लगाने के लिए जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है इसका उपयोग किया जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स इसको माना जाता है। ठीक, किस किस क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। हालांकि दोनों को अलग अलग रेट किया जाता है, अलग अलग स्तर पर जानकारी जुटाई जाती है, एक सर्वेक्षण किया जाता है जिसमें जो इससे जुड़े हितधारक हैं उनसे आने वाले कुछ महीनों में वे कैसे इस उत्पादों को या फिर उत्पादन को देख रहे हैं, कैसे इसके अंतर्गत रोजगार को देख रहे हैं, उन सभी का सर्वे किया जाता है। ठीक, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ इसके थ्रू पता लगाई जाती हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? 1948 में अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट के द्वारा। बाजार की हलचलों पर नज़र रखने के लिए सबसे बेहतर इंडिकेटर इसको माना जाता है कि मार्केट के अंतर्गत जो इस तरह की उपलब्धता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो, सर्विस सेक्टर की हो, वो कितनी हलचल में है, यानी उसमें कितना उतार चढ़ाव आ रहा है, उसमें किस तरह से निवेश किया जा सकता है। ठीक,
तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए इसकी अलग अलग गणना होती है, जिसके तहत लास्ट में जब कंबाइन स्कोर आता है तो उसमें 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है। जहां पर अगर स्कोर 50 से अधिक है तो बिजनेस एक्टिविटीज़ में विस्तार हो रहा है, यानी आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। अगर 50 ही रहता है तो 50 का मतलब है कि एक तरह से स्थिर हो गया है मामला, और अगर स्कोर 50 से कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि बाजार हलचलों में गिरावट है, यानी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो 48 तक जब ये पहुंच रहा था तो ऐसा माना गया था कि कॉन्ट्रैक्शन यानी आर्थिक गतिविधियां कम हो रही हैं, अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। लेकिन अब चूंकि बढ़ना शुरू हो गया तो अच्छी बात है। तो भारत के अंतर्गत इसे कौन जारी करता है? IHS यानी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विस मार्केट कंपनी लिमिटेड, इसको भारत में जारी करता है। एक सवाल देखिए 2019 के अंतर्गत सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया था, कैसे इस खबर से हम उसको जोड़ करके देख सकते हैं। सवाल था वैश्विक प्रतियोगित रिपोर्ट, ऐसा लिखा था उन्होंने, जिसका मतलब है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, कौन प्रकाशित करता है? सीधा सीधा सवाल था। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसके अलावा विश्व आर्थिक मंच या फिर विश्व बैंक। तो इसको कौन जारी करता है? आप सब जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। ठीक, तो सीधे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, रेटिंग के अंतर्गत कोई बात है उसको भी स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। तो हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। भले ही सवाल हमें डायरेक्टली ना मिले, इसका जो लाभ है आगे उत्तर लेखन में भी मिलेगा। तो चूंकि रिवीजन हम करंट अफेयर्स का कर रहे हैं, इसलिए इन आंकड़ों का हम किसी भी स्तर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगली है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। मान लीजिए कोई सवाल बनता है तो हमें पता होना भी जरूरी है। तो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम क्या कहती है? ये दरअसल इस तरह की स्कीम में एक बदलाव किया गया था, नहीं, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स स्कीम। इसकी शुरुआत की गई थी वाणिज्य विभाग द्वारा 2019 में। कुछ समय बाद इसको 2020 तक चलना था तो 2021 तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद इसे 2022 तक भी बढ़ाया गया था। ठीक, मार्च 2022 तक। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले भारतीयों की सहायता करना। नाम से पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट यानी कि किसी चीज़ को ले जाने वाला साधन, और मार्केटिंग कैसे उसको बाजार में बेचा जाए उस उत्पाद को, उसमें सहायता करेगी ये स्कीम। किस क्षेत्र में सहायता करेगी? कृषि उत्पादों के निर्यात में। तो जो भारतीय उनकी मदद मिलेगी। क्या किया जाता है इसमें? माल भाड़े के संबंध में सहायता। तो जो निर्यातक होंगे उन पर माल भाड़े से रिलेटेड जो दबाव है वो कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कृषि के जो उत्पाद हैं उनका निर्यात करते हैं। तो विदेशी बाजारों में भारत के कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा कि भारत क्या क्या उत्पाद देता है। जब तक उनकी ब्रांडिंग मजबूत नहीं होगी तो जो भी उपभोक्ता हैं वे उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, हम भी बाजार में जब कुछ खरीदने जाते हैं तो वही उत्पाद खरीदते हैं या खरीदना पसंद करते हैं जो ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है, जिसको बेहतर तरीके से पेश किया जाता है, जिससे संबंधित जानकारियों को स्पष्ट तरीके से बताया जाता है कि उसकी क्या खासियत है। तो ब्रांडिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। यही यहाँ पर प्रयास किया गया है कि हम कृषि उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग करें ताकि वे विदेशों में उनको तेजी से अपनाया जा सके। तो इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक बढ़ाई गई थी। इसके अलावा डेयरी उत्पादों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया था। यानी शुरुआत में जब ये योजना शुरू हुई थी तो इसमें डेयरी उत्पाद शामिल नहीं थे। बाद में जब इसको रिवाइज किया गया तो इसमें डेयरी उत्पादों को भी जोड़ दिया गया। इसमें दो तरह के एक्सपेंशन देखने को मिलते हैं। यानी समुद्री रास्ते से होने वाले निर्यात के लिए जो मदद की दर थी उसमें 50% की वृद्धि की गई थी, और वायुमार्ग से होने वाला जो निर्यात था उसमें 100% तक का इजाफा किया गया था। ठीक है, चलिए अगली क्या है? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट है इसको देखें। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट। इसमें दक्षिण एशिया के संबंध में कुछ आंकड़े जारी किए गए थे। दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण के चलते मानव पूंजी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो वायु प्रदूषण है उससे बहुत नुकसान हुआ है मानव पूंजी को। रिपोर्ट में कब से कब तक का डेटा शामिल है? 1995 से 2018 तक का टाइम फ्रेम लिया गया है। याद रखिएगा, हम यहाँ पर सभी जो भी खबरें हैं उनको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं। यानी ये मानकर चला जा रहा है कि आपने एक बार इनको पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर इतना जरूर हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर परीक्षा में कोई सवाल बनता है
तो आप एटलीस्ट उसको सॉल्व करने की स्थिति में हो। तो उसमें 146 देशों के अंतर्गत जो डेटा है वो शामिल किया गया है और 23 साल का डेटा इसमें लिया गया है। कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं? पहला तो है ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी, इसके अलावा ह्यूमन प्रोड्यूस्ड कैपिटल यानी मानव द्वारा निर्मित की गई पूंजी, इसके अलावा नेचुरल कैपिटल यानी प्राकृतिक पूंजी, नवीकरणीय गैर नवीकरणीय दोनों शामिल हैं, और जीडीपी। इसके आधार पर इसको संकलित किया गया है। कुछ प्रमुख हाइलाइट्स देखें तो दक्षिण एशिया में ह्यूमन कैपिटल क्षेत्र की संपत्ति का 50% हिस्सा रखती है। ठीक, इसके अलावा वायु प्रदूषण से इस क्षेत्र में मानव पूंजी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और दक्षिण एशिया में 1995 से संपत्ति में इजाफा देखा गया है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में ये क्षेत्र दुनिया भर में न्यूनतम स्तर पर है। ऐसे स्टेटमेंट महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में वो काफ़ी अग्रणी है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि न्यूनतम है यहाँ पर। इसके अलावा लैंगिक अंतराल को लेकर भी काफ़ी चिंता जाहिर की गई है और दक्षिण एशिया में तकरीबन 80% जो संपत्ति है उस पर पुरुष वर्ग का कब्जा है, यानी एक बड़ा जेंडर गैप दिखाई दे रहा है जहाँ पर पुरुष वर्ग के पास सत्ता काफ़ी ज़्यादा है, संपत्ति काफ़ी ज़्यादा है। तो जो हमारे SDG गोल्स हैं जो कि लैंगिक समानता की बात करते हैं उसको अगर यहाँ पर तुलना करके देखा जाए तो अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक सवाल देखते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2014 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन जारी करता है या प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक फोरम या फिर विश्व बैंक? तो सही जवाब आप सब जानते हैं, IMF जारी करता है। कई बार अगर रिपीट हो जाए क्वेश्चन तो भी अच्छी बात है, तो आप इसका रिवीजन भी कर पा रहे हैं। अगली क्या है? को-लैंडिंग मॉडल। को-लैंडिंग मॉडल का मतलब यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा होगा कि आपको कि एक तरह से दो संस्थाएं आपस में सहयोग करके कुछ ऋण देने की बात कर रही होंगी। देखते हैं क्या है। तो देश के बड़े बैंक इस समय RBI के को-लैंडिंग मॉडल को अपना रहे थे या अपना रहे हैं, ऐसी खबर देखने को मिली थी। इसका उद्देश्य क्या था? पिछड़े क्षेत्रों तक वित्तीय मदद को बढ़ाना। जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बैंकिंग सुविधाएं या फिर जो ऋण की उपलब्धता है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है, वो नहीं पहुंच पाई है, तो वहां पर कैसे पहुंचाया जाए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी कैपिटल के साथ इसी तरह की योजना के तहत एक टाई अप किया था। ठीक, इस व्यवस्था में क्या होता है कि दो संस्थाएं मिलकर ऋण उपलब्ध कराती हैं। पहली संस्था कौन सी हो गई? पहली हो गई बैंक और दूसरी है NBFCs। ये मिलकर क्या करेंगे? ऐसे क्षेत्रों में जहां पर दूर दराज के इलाके हैं वहां पर प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग जिसे हम जानते हैं प्राथमिकता उधारी के नाम से, या प्राथमिकता ऋण उपलब्ध कराएंगे। ठीक, बैंक और रजिस्टर्ड NBFCs मिल करके, ये इस योजना की खास बात है। इसमें हालांकि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो भी शामिल हैं, उनको भी अनुमति दी गई है। तो पूर्व में जो एग्रीमेंट किया जाएगा उसके बाद ही को-लैंडिंग की जा सकेगी, यानी इसके लिए पहले ही एक एग्रीमेंट किया जाना जरूरी है जिसके बाद को-लैंडिंग यानी साथ मिलकर के ऋण दिया जा सकेगा। तो NBFCs को लोन में कम से कम 20% की हिस्सेदारी देनी होगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कम से कम 20% इनकी हिस्सेदारी होने वाली है और 80% या उससे कम का जोखिम बड़े बैंकों के पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही संस्थाएं मिल करके जो प्रॉफिट होगा वो भी शेयर करेंगी, जो लॉस होगा वो भी शेयर करेंगी, लेकिन लगभग न्यूनतम 20% हिस्सेदारी NBFCs के पास आएगी और अधिकतम जो हिस्सेदारी है 80% वो बैंकों के पास आएगी। तो उनके पास जोखिम भी ज़्यादा है, अगर ऋण डूबता है तो ज़्यादा जोखिम में बैंक रहने वाले हैं। पिछड़े क्षेत्रों में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को शामिल किया गया है कि यानी कि प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों को ऋण दिया जाए। कौन कौन से हैं? जैसे कृषि है, MSME है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, शिक्षा है, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा। इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने वाले ऋणों के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगली खबर देखते हैं। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ये क्या बात हुई इसको देखें। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने देश भर के औद्योगिक क्षेत्रों का एक
GIS सक्षम डेटाबेस यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित एक डेटाबेस तैयार किया गया है। क्या कहा गया उसे? इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पोर्टल है एक, इसको विकसित किया है इन्होंने। क्यों किया है? कि इसके अंतर्गत जो संसाधन हमारे पास मौजूद हैं उनको उपलब्ध कराया जाए, औद्योगिक उन्नयन यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तकनीक से इस व्यवस्था को जोड़ा जाए और स्थिरता सुनिश्चित की जाए। चूंकि भौगोलिक सूचना प्रणाली है यह पर आधारित है यह पोर्टल, यानी इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक ने अप्रैल 2021 से हर महीने उसका जो पेज व्यू था उसमें वृद्धि देख रहे थे, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वेबसाइट पर जा रहे थे, जा करके देख रहे थे कि किस हिसाब से लैंड की उपलब्धता मौजूद है। हालांकि जो ये जो योजना है, जब आप इसको समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या था इसका उद्देश्य। क्या था? देश में इकाइयां स्थापित करने वाले जो संभावित निवेशक हैं उनके लिए उपलब्ध भूमि के बारे में जानकारी प्रदान करना, यानी एक तरह का GPS आधारित सिस्टम बनाया गया है जो जमीन के अंतर्गत मौजूद जो रिसोर्सेस हैं उन सभी को देखता है, उनकी मैपिंग करता है और उसका डेटा बाकी निवेशकों के लिए या अन्य लोगों के लिए उपलब्ध कराता है। तो पोर्टल में जो है कच्चे माल, कृषि, बागवानी, खनिज, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, इसके अलावा सभी औद्योगिक सूचनाओं की मुफ्त और आसान पहुंच सुनिश्चित कराता है। एक तरह से वन स्टॉप समाधान के रूप में इसको विकसित किया गया है। यह राज्य GIS पोर्टलों और राज्य भूमि बैंकों को भी लिंक देता है, उससे संबंधित जानकारियां उसके साथ साझा करता है। तो इसमें एक शब्द का उल्लेख हुआ, भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है? तो GIS पृथ्वी की सतह पर स्थिति से संबंधित डेटा को कैप्चर करता है, स्टोर करता है, जांचता है और दिखाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम है, यानी पृथ्वी के सतह पर कौन कौन से रिसोर्स हैं, क्या क्या वहाँ पर मौजूद संसाधन है, किस तरह से ज़मीन का विवरण है। तो ये जो सिस्टम है यह व्यक्तियों और संगठनों को स्थानिक पैटर्न और संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करता है। इसके अलावा GIS किसी भी जानकारी का उपयोग कर सकता है जिसमें लैंड यानी कि कोई स्थान भी शामिल हो सकता है। स्थान को हम कैसे समझें? स्थान में आ सकता है जैसे कि कोई अक्षांश, कोई देशांतर, कोई एड्रेस, कोई जिप कोड, कोई एरिया, कोई बिल्डिंग, ये सभी चीज़ें उसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। तो इसमें कैसे कैसे डेटा को शामिल किया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे जनसंख्या से संबंधित, इनकम से संबंधित, एजुकेशन का क्या स्तर है, शिक्षा का क्या स्तर है और अन्य तरह की सूचनाएं। इसके अलावा इसमें कारखाने, खेत, स्कूल, नाली, सड़क, बिजली आदि की साइटों के बारे में भी जानकारी दी गई है, यानी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित पूरी जानकारी मौजूद है जिसके अंतर्गत जो निवेशक हैं अगर उन्हें किसी क्षेत्र में किसी तरह की ज़मीन लेनी है या वे आगे निवेश करने का सोच रहे हैं तो इस सूचना के आधार पर वे अपना प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि उन्हें किस तरह से शुरू करना है। अगली खबर है समर्थ उद्योग भारत 4.0 प्लेटफॉर्म। क्या कहता है यह? तो सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI बेंगलोर ने समर्थ उद्योग भारत 4.0 प्लेटफॉर्म के तहत जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उसके लिए समर्थ उद्योग केंद्रों से विशेषज्ञ वार्ता पर एक वेबिनार का आयोजन किया था। मोटी मोटी बात ये थी कि इनका मकसद था कि स्वदेशी तकनीकों का विकास और स्मार्ट विनिर्माण उद्योग 4.0 के क्षेत्र में सहयोग किया जा सके, यानी जो भी स्पेशलिस्ट हैं इस क्षेत्र के उनके द्वारा जानकारी ली जा सके, उनका व्यूज़ लिया जा सके, उस पर एक चर्चा का आयोजन किया था जिस वजह से ये खबर चर्चा में आ गई थी। तो इसमें कई सारे पॉइंट डिस्कस करने के लिए हैं यहाँ पर। जैसे पहला तो यही है कि समर्थ क्या है। समर्थ का मतलब है स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। यह योजना शुरू की गई है चूँकि CMTI का हमने जिक्र किया, यह भारी उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में यानी भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है। तो विनिर्माण क्षेत्र को प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने और देश में तकनीकी विकास में सहायता करने पर इसका प्रमुख फोकस है कि कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तकनीक से जोड़ सकें ताकि जो तकनीक का लाभ है वह इस क्षेत्र को मिल सके। तो भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में इससे वृद्धि होगी। इसके अलावा प्रौद्योगिकी विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 2014 में भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि नामक एक योजना शुरू की गई थी, इसको अधिसूचित किया गया था। ठीक, तो CMTI द्वारा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट
सेल की भी स्थापना की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि तेजी से बढ़ते भारतीय विनिर्माण उद्योग द्वारा इंडस्ट्री 4.0 स्मार्ट विनिर्माण प्रथाओं को अपनाने की प्रक्रिया का प्रचार और समर्थन किया जा सके। इस पूरी कहानी में समझने वाली बात यह है कि चूंकि हम इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में कैसे हम अपने देश के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उत्पादन है, उसको कैसे और बेहतर कर सके, किन किन क्षेत्रों को शामिल हमें करना चाहिए, किस दिशा में हमें इनोवेशन करना है, किस दिशा में प्रयास करना है। यानी कि जो इंडस्ट्री 4.0 की हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा ही है भारतीय इतिहास खंड के अंतर्गत। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर हम पहले को देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 के अंतर्गत जब मशीनीकरण होना शुरू होता है इंग्लैंड में, उसके अलावा स्टीम पावर आती है, भाप के इंजन बनते हैं, बुनकर लोग जो मशीन से धागा बुनने की प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। उस घटनाक्रम को, उस सेगमेंट को मानते हैं हम इंडस्ट्री 1.0, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की या औद्योगिकरण की शुरुआत होना। उसका अगला चरण आता है 2.0, यानी जब हम उत्पादन को बहुत तेज कर देते हैं, हम असेंबलियां बनाते हैं और बहुत तेजी से उत्पादन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत जो ऊर्जा है वह भी हमें प्राप्त हो जाती है। जो हो गया 2.0। अब 3.0 पे आए। 3.0 में क्या क्या नई चीज़ हुई थी? ऑटोमेशन आ गया था, कंप्यूटर आ गए थे और इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स वगैरह आ गई थी। अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की। 4.0 में क्या आ गया है? पूरा साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई है, पूरा नेटवर्किंग हो गई है। यानी कि अब का जो सिस्टम है बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, सभी उपकरण आगे चलकर अपडेट होते जा रहे हैं। यानी कि जो चौथी औद्योगिक क्रांति है उसके अंतर्गत विनिर्माण का साइबर और भौतिक परिवर्तन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग है, एआई है, रोबोटिक्स है, स्मार्ट फैक्ट्री बनाने की बात है। तो कैसे हम इस क्षेत्र को, विनिर्माण क्षेत्र को इन सभी तकनीकों से जोड़ सकें और इसका लाभ इन्हें दिलवा सकें, मोटी मोटी बात ये है इस समर्थ उद्योग भारत 4.0 प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। एक और न्यूज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होगा जिसका नाम है सुखेत मॉडल। तो सुखेत मॉडल में आप यहाँ देख ही रहे हैं, कचरे से कंचन टैगलाइन है, सिलेंडर बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। क्या कहती है यह योजना? सुखेत मॉडल क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय मधुबनी का है जो, और स्थानीय जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं उनके द्वारा अपनाई गई सुखेत मॉडल नामक एक पहल की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम के दौरान की थी और इस कार्यक्रम की प्रशंसा भी उन्होंने की थी। इसलिए ये जो मॉडल है ये चर्चा में है, पूछा जा सकता है। सुखेत मॉडल का जो नाम है यह आता है बिहार के मधुबनी जिले के सुखेत गांव के नाम पर। ठीक, क्या है यह मॉडल, कैसे काम करता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा में है, समस्तीपुर के, तो वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें स्वच्छता और जैविक खाद को बढ़ावा देना प्रमुख रूप से शामिल है। क्या करते हैं ये लोग कि परियोजना के तहत घरों से कचरा और गोबर एकत्रित किया जाता है घर घर जा कर के, और फिर उसको वर्मी कंपोस्ट या फिर जैविक खाद में परिवर्तित करते हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि गाँव को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में मदद मिलती है। घर घर गए, घर घर जा कर के कचरा एकत्रित किया, वहाँ से गोबर लिया। और इस योजना के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो कचरा और गोबर उन्होंने एकत्रित किया उसके बदले में जो परिवार है, जो घर है, उसको हर 2 महीने में एक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराते हैं। यानी जैविक खाद की बिक्री से होने वाली आय से हर परिवार को 2 महीने में कचरे और गाय के गोबर के बदले में एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छी योजना है। यानी गांव के अंतर्गत जो स्वच्छता है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, कचरे का प्रबंधन भी हो रहा है, और गांव के लोगों को जो ईंधन है, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो यानी कि सिलेंडर की उपलब्धता भी मिल रही है। इसके अलावा इस परियोजना से गांव में 14-15 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इसलिए इस मॉडल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई थी और यह मॉडल चर्चा में है। आप इस मॉडल का उल्लेख किसी भी उत्तर लिखने के दौरान भी कर सकते हैं कि ये अब एक तरह से इनोवेशन, इस तरह के मॉडल, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जो सफल हैं और इनको अन्य ऐसी ही जगहों पर दोहराया भी जा सकता है, जिससे हम आने वाले दूसरे क्षेत्रों के अंतर्गत भी ऐसे लाभ ले सकते हैं। एक सवाल इससे संबंधित देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सुखेत मॉडल का नाम बिहार के मधुबनी जिले के सुखेत गांव के नाम पर रखा गया है। दूसरा स्टेटमेंट, इस मॉडल में घरों से कचरा और गोबर एकत्र किया जाता है और फिर जैविक खाद में परिवर्तित किया जाता है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो कमेंट सेक्शन में जो भी डिस्कस हमने आज प्रश्न किए हैं उनका आपको जवाब देना है। इस पूरे सेगमेंट में जिन जिन खंडों की हमने चर्चा की है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। परीक्षाएं बेहद नज़दीक आती जा रही हैं, तो पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुक्रिया।